कितने लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम असीम त्रिवेदी है और मैं शटर डाउन करता हूं। मतलब सबसे आखिरी में आपकी क्लास जो बंद करके ताला लगाता है वो मैं हूं। इसलिए मैं लेट हूं, क्योंकि मैं उनको ताला लगा रहा था। तो लो, अब ये क्या हो गया भाई साहब? गुड आफ्टरनून। कितने बच्चे ऑनलाइन में हैं जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं? जरा हाथ ऊंचे करो। तुमको और ज्यादा ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्या यार, मैं थोड़ा अलग टाइप का टीचर हूं। जल्दी बैठ जाओ भाई। सॉरी गर्ल्स, आई एम ऑन टाइम टुडे। तुम बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं होगा? मतलब इतने तो ऑफ सीजन बैच में इतने बच्चे हो तुम? जब ऑफ सीजन बैच में इतने बच्चे, मतलब इट्स अ बिग डील। हाँ नहीं, मार्च तो ठीक है, बट इतने बच्चे मेरा ख्याल है। इधर कितने हैं? हाँ, इधर चलिए नाउ। हाँ, अभी जो भेजे वो थे 600 650 तो अभी गए हैं, ताला लगा के आए जिनको मैं। अब आप चलिए, एक लेक्चर पहले लिया था, कहाँ लिया? मैं तो भूल गया। आप भी भूल जाओ, कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने। अर्ली बर्ड में लिया था वो, तो ऐसे ही आप लोगों से मिलने आया था मैं एक दिन। मैंने कहा देखूं कौन कौन आया, तो आ गए। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। सो लेट्स बिगिन। मुझे आपको पढ़ाना है कुल जमा 50 नंबर, और ये बहुत लंबा चलेगा। मतलब नाटा सर जितने लेक्चर लेंगे और मैं जितने लेक्चर लूंगा उसका बंटवारा हमने किया था, और वो बंटवारा जो है लगभग आधा आधा हुआ है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास नहीं है, ये अकाउंट्स की ही क्लास है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में नहीं आते हैं, अकाउंट्स में ही आते हैं। हाँ, मतलब ध्यान रखना कि किसी को कोई गलत फैमिली हो तो थोड़ा सा ध्यान से, आराम से। मतलब दिस क्लास इज एब्सोल्युटली योर 100 मार्क्स। तो आपके जो एडवांस्ड अकाउंट्स के 100 मार्क्स हैं वो यहां है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है भाई साहब? इंदौर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाना मुझसे ही शुरू हुए थे। बस आप कितने साल हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते? वो जो दादा आते हैं ना, नाटा जी, उन्होंने मुझको पढ़ाया और फिर मैं उनके साथ ही लग गया। वो फाइनल में थे तब वो मुझे इंटर पढ़ाते थे, मैं फाइनल में था तब मैं लोगों को इंटर पढ़ाता था। फिर फॉर्चुनेटली हम दोनों सी हो गए थे, और तब से हमने दुकानदारी चालू करी। दुकानदारी इसलिए बोल रहा हूं कि वो शटर शुरू से ऊंचा करते हैं, मैं शुरू से शटर डाउन करता हूं। वो सुबह आके शटर खोलते थे, सफाई वफाई करवाते थे, बच्चों को बैठा के पढ़ाते थे। मैं रात को जाते जाते बंद करके जाता था। 2 लोग थे कुल जमा, एक प्यून था, 3 लोगों की क्लास थी। पहले हमारी क्लास शुरू हुई थी, पहले नाटा सर हमको पढ़ाते थे, तो वो उनके घर पे टूटी कुर्सी पे पढ़ाते थे। 10 बाय 10 का एक कमरा था, जिसके अंदर पलंग पे हम 3 लोग बैठते थे। लड़कियों के लिए 2 मुड्डे अलग हुआ करते थे। कुल जमा 4 लड़के और 2 अदर लड़कियां और एक नाटा सर, वो भी कुंवारे।
मैं तब से नाटा सर के साथ हूँ। नाटा सर ने मुझे सीए बनाया, फाइनल में ही था, तभी से पढ़ाना चालू कर दिया था। तो हमने कहा सर अब ये 6 लोग कम पढ़ रहे हैं, बड़ा ऑफिस लेते हैं। नाटा सर सीए बने तो उन्होंने कहा ऑफिस ले लेता हूँ। उन्होंने एक बड़ा कमरा लिया 15 बाय 12 का, 10 बाय 10 से बड़ा हुआ 15 बाय 12। उसमें हमने 8-9 बच्चे पढ़ाए। फिर वो भी कम पढ़ने लगी, तो फिर हमने कहा चलो यार और बड़ा करते। तो हम पहुंचे सिटी सेंटर। सिटी सेंटर पे हमारा 20 बाय 20 का कमरा था, जिसमें हम 30 बच्चे अकोमोडेट कर लेते थे, 2 बच्चों को खिड़की में बैठाते थे। फिर वहां छोटा पड़ने लगा, तो फिर हम गए सिल्वर मॉल, उसके 2nd फ्लोर पे, और वहां हमने एक एल्यूमिनियम सेक्शन बना के और 40 बच्चे बिठा लिए। फिर भी 2 बच्चे जो है वो गेट के बाहर ही बैठते थे। फिर सिल्वर मॉल की 2nd फ्लोर से हम उठ के सिल्वर मॉल की 4th फ्लोर पे गए। फिर 2nd फ्लोर किसी और क्लास ने ले ली। फिर हम 4th फ्लोर पे थे। फिर हम 4th फ्लोर पे रहे करीब 5 साल, जहां हमने 100 बच्चों की बैच बना दी। फिर भी 2 बच्चे बाहर बैठते थे। फिर वहां से हमने कहा चलो अपनी ही बिल्डिंग बनाए। फिर हम गोकुलदास हॉस्पिटल चले गए। उसके पीछे जहां आज बॉयज हॉस्टल है, वो हमारी बिल्डिंग हुआ करती थी। वहां हमने कैपेसिटी रखी थी 225 बच्चों की, बड़ी क्लासरूम की। उसमें भी 2 बच्चे बाहर बैठते थे। फिर जब हमने सिल्वर क्लास का 4th फ्लोर छोड़ा, तो एक क्लास ने वो ले लिया। फिर हम गोकुलदास में गए, हमें वहां जगह कम पड़ने लगी, तो हमने औदित्य भवन किराए पे ले लिया, जहां हमने अपनी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ा के 250 की कर दी। हमने 250 की स्ट्रेंथ कर दी, फिर भी छोटे पड़ गए। फिर हम वहां से उठ के यहाँ आ गए। फिर वो किसी और क्लास ने ले लिया। तो मतलब जब जब हमने जो जो बिल्डिंग छोड़ी है, वो किसी और क्लास ने ले ली है, और हम अब आपके सामने यहाँ हैं। तो ये इतना छोटा सा परिचय हम लोगों की 30 साल की यात्रा का, आपके इस दुनिया में आने की योजना से भी 10 साल पहले। क्या चाहता है तू वन मनुष्य? किस आदिवासी क्षेत्र से आया है नगाड़े पीटने? क्या मतलब चाहता है तू? लड़कियां इससे कोई इंप्रेस नहीं होती। मेरा 30 साल का अनुभव, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बेंच पीटने का। अभी भी बच्चे बस, ये तो ऑफ सीजन बैचे, नहीं तो 4 बाहर बैठे हुए ही मिलते। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो दीवार हमने खड़ी की थी, ये दीवार टूटेगी इस बार नहीं। वो तो कोविड नहीं आया होता तो हम तोड़ देते इसको, बट ये टूटेगी। ये बनी हुई नहीं थी, इसमें 800 बच्चे बैठ के पढ़े हैं, इतना बड़ा हॉल है। ये टूटेगी। अब आपको अगले साल में बताऊंगा, जब आप फाइनल में आ जाओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये टूट रही है। नाउ पढ़ाओगे लिखाओगे कि ऐसी फालतू बात करो? नहीं, मैं आप पढ़ाने ही आया था, पर मैंने कहा थोड़ा परिचय दे दूं अपना। क्या हल्के पतले लोग, इनको 25 जगह से सुनने में आया होगा, 25 बातें की होंगी लोगों ने। बढ़िया, सबको बातें करने के पैसे मिल रहे हो। तुमको यहां से तोड़ के ले जाने की कीमत 8,000 रुपए, तुमको बता दूं मैं। तो अगर तुमको कोई बोले कि यहां से चलो वहां चलो, तो उससे बोलना पहले 4 मेरे को दे, फिर चलूंगा। 8 मिले ना तेरे को। नाउ सो लेट्स स्टार्ट आवर 50 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। 50 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है और इनकी जरूरत क्यों है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई साहब, दुनिया में 175 से ज्यादा देश कुछ क्लेम करते हैं कि हम देश है, बाकी वो देश नहीं है, पर हैं। उन 175 से ज्यादा देशों में 135 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो इतना कमाते हैं कि अकाउंटिंग कर पाए। कुछ कमाते थे हमारे ही पड़ोस में, पर शायद अब उनकी अकाउंटिंग के लिए उनके पास कुछ बचा ना होगा। तो ऐसे देश भी कम नहीं है। तो अब इतने सारे देश जो हैं
ये सब अकाउंटिंग करते हैं। और जब ये सारे देश अकाउंटिंग करते हैं तो इनके अपने अपने रूल्स और अपने अपने रेगुलेशंस होते हैं। हमारे अभी बही चोपड़े चलते थे, बड़े बड़े नामे जमा करते थे, हम लाल कलर की पोती पांदड़े खोल खोल के अकाउंटिंग करते थे, अपनी तरह से अकाउंटिंग करते थे। वर्ल्ड में जब से अकाउंटिंग आई है तब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते रहे जाते रहे, और शुरुआत में तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वही रहे कि भाई मेथड थी, कैश मेथड थी, हाइब्रिड मेथड थी, फिर अक्रूवल मेथड आई, जिस कंट्री को जो लगा उसने वो किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट आया, जिसको जो लगा उसने वो किया, करते रहे। धीरे धीरे कंट्रीज डेवलप होने लगी, डेवलप होने के बाद कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज बढ़ी, फिर मल्टीनेशनल बैंक्स आए, फिर मल्टीनेशनल फाइनेंस हुआ, फिर क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग होने लगा, फिर क्रॉस बॉर्डर शेयर कैपिटल इशू होने लगी। तो कई सारे ऐसा हुआ कि सारी कंट्रीज के बीच में आपस में जब ट्रांजैक्शन होने लगे तो एक जरूरत महसूस की गई कि यार भाई किसी को भी लोन देना है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहले देखना पड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई इंडिया में इंडियन कंपनी है, जब इन्फोसिस गई होगी यूएस में, तो इन्फोसिस जब यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है तो अब उसको वहां पे तो लोकल फाइनेंसिंग ही करना पड़ती, बट इन्फोसिस रजिस्टर्ड तो इंडिया में और बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूएस गवर्नमेंट के पास जब जाएंगे तो समझेंगे कैसे, क्योंकि वो तो इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बने हुए। तो ये सारी चीजें 1980 के करीब जो थी, ये तो इन्फोसिस तो चलिए 90 के बाद की है, बट ये कोशिशें 1980 81 से शुरू हो गई थी कि भाई वर्ल्ड ओवर अकाउंटिंग की एक ग्लोबल लैंग्वेज तो होनी चाहिए, और उस समय उस ग्लोबल लैंग्वेज को नाम दिया गया था गैप्स, जिसे हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पूरे विश्व में जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे उनको लाया गया, और इसके लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो है वो आई, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के आई। सो वी हैव IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो 80-82 के दौरान अस्तित्व में आई, और उसने एक वॉल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसने क्रिएट किया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। वो आई और उसने कहा कि हम वर्ल्ड को अकाउंटिंग देते हैं, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने जारी किए IAS। क्या जारी किए इन्होंने? IAS। और IAS क्या थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और 2002 तक ये IASC चलता रहा। 2002 में G20 नेशंस जो हैं उनकी एक समिट हुई, उसके अंदर गैट्स और ट्रिप्स पे समझौते हुए, और उन्होंने कहा कि इन G20 नेशंस को अगर अब आपस में क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग करनी है और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस करना है, सो लेट इट बी ऐसा करते हैं कि जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है उनको कम से कम इन G20 नेशंस के अंदर क्या किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। क्योंकि IASC ने जो IAS बनाए थे उसको सारी कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके अपने अपने हिसाब से बना लिए। जब IASC ने IAS बनाए तो उसके करस्पॉन्डिंगली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के IASB ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए। वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैं आपके साथ अभी डील कर रहा हूं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए किसने? जैसे यहाँ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी, हमारे पास था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। किसका? ICAI का। ICAI कौन? माई बाप, जिसके कारण मैं और आप यहाँ इकट्ठे हैं। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जब IASC आया तो हमारे यहां पर AS भी आया। IAS भी नहीं, IAS भी किधर गया? ओए ये रहा, सॉरी गलत जगह चला गया था मैं। जिस वक्त हमारे यहां क्या चल रहा था
इंटरनेशनल अकाउंटिंग, जब वहां चल रहा था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी 2002 के पहले तक, हमारे यहाँ कौन था? ICAI का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और वो इशू कर रहा था ढेर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस वक्त भी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो यही है। अब क्या हुआ, जैसे हमने अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, पाकिस्तान ने अपने बनाए, नेपाल ने अपने बनाए, बांग्लादेश ने अपने बनाए, श्रीलंका ने अपने बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बनाए, न्यूजीलैंड ने अपने बनाए, यूरोपियन कंट्रीज ने अपने बनाए, यूएस ने अपने बनाए, जापान ने अपने बनाए, चाइना ने अपने बनाए, सब ने अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए। सबका स्केलेटन जो था वो क्या था, लेकिन इसको एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, एज इट इज नहीं लिया, सबने अपने यहाँ कस्टमाइज किया। सो दे ऑल हैव कस्टमाइज्ड दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IASC had issued 41 accounting standard on different topics named as IAS, and all these countries according to their need they have customized accounting standard. Now what happened is 130 countries odd multiplied by 30 accounting standards average 3900 accounting standard world over were there. If you want to deal internationally in all the countries, then you need to have knowledge of all these 3900 standard, because each country had its own version of accounting standard. Then this G20 nation started thinking that let's have unified set of accounting language globally. As far as I-20 concerns, तो G20 concerns, तो G20 को तो अपन लेके आए कम से कम एक लैंग्वेज। तो बोला IASC की तो कोई मानता ही नहीं, बोले थोड़े सा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, और फिर बनाया गया IASB जो 2002 में आया, और IASB ने IASC को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद जितने IAS IASB के पास अवेलेबल थे, IASC ने बनाए थे, वो IAS एज इट इज किसने ले लिए? IASB ने। और IASB ने कहा अब जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इशू करेंगे उन्हें हम कहेंगे, नई सीरीज देंगे जिसका नाम रखा IFRS, that is called International Financial Reporting Standard। कौन इशू कर रहा है? IASB। कब से इशू कर रहा है? 2002 से। अब IFRS इशू किए तो जितने नए टॉपिक्स थे उन पे IFRS इशू किए, और जिन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अमेंड करना था उसको वहां से खत्म करके उसका करस्पॉन्डिंगली क्या इशू कर दिया? IFRS। अभी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज भी बाकी हैं, लेकिन अब जो भी नई सीरीज आ रही है, दैट न्यू सीरीज इज नोन एज व्हाट? IFRS। गॉट इट? तो ये हुआ IASC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। लेकिन जब ये IFRS आए उसके बाद G20 नेशंस की समिट हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम सबको एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे। तब उन्होंने कहा सभी कंट्रीज को IFRS कंप्लायंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? IFRS कंप्लायंट होने के लिए दो तरीके वर्ल्ड ओवर मौजूद हैं। एक तरीका वो जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ने लगाया कि एज इट इज उनको अडॉप्ट कर लो, और एक तरीका वो जो इंडिया ने लगाया कि हम एज इट इज अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने कैपिटल मार्केट्स, हमारे अपने शेयर मार्केट है जो अपने हिसाब से चलेंगे, तो वी कैन नॉट, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो लेकर आए कौन? फिर हमने कहा कि हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम एक नई तरीका लेकर आएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंस। हम क्या नहीं कर पाएंगे? अडॉप्शन। हम क्या करेंगे? अडॉप्शन मतलब एज इट इज ले लेना, एंड कन्वर्जेंस मतलब जो भी आपका IAS या IFRS है उसमें कुछ नहीं है तो जोड़ लो,
और कुछ है और आपको नहीं जम रहा तो हटा दो, और तब जाकर बनेगा नया वाला जिसे कहते हैं इंड एस। तो हमने क्या बनाए, इंड एस। इंड एस क्या है, इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ IFRS एंड IAS। आप चाहे कन्वर्जेंस करो, आप चाहे अडॉप्शन करो, कहा यही जाएगा कि आप कंप्लायंट हो। टुडे इंडिया इज IFRS कंप्लायंट कंट्री। हेलो, बट व्हाट दिस एडिशन नोन एज, इनको बोला जाता है कार्व इन्स और इन्हें कहा जाता है कार्व आउट्स। तो जब आप IAS और IFRS के अंदर कार्व इन्स और कार्व आउट्स करते हैं तो क्या बन जाते हैं, इंड एस। लेकिन इंड एस भारत की हर एंटिटी पर नहीं लगते, सिर्फ बड़ी एंटिटीज पर लगते हैं। जब ये बड़ी एंटिटीज पर लगते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपके लिए इंटरमीडिएट में उन्होंने बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रखे हैं। छोटी एंटिटी और मिड साइज एंटिटी पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं वो सारे के सारे आपके कोर्स में। आपका ये पेपर सबसे टफेस्ट पेपर है, लेट मी टेल, एडवांस अकाउंट्स। टफ इसलिए है कि मार्क्स सिर्फ 100 है और चैप्टर 29 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, 27 चैप्टर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, प्लस 7-8 चैप्टर जो नाटा सर पढ़ा रहे हैं वो, तो कितने हो गए, टोटल 35 चैप्टर है आपके पास। 35 चैप्टर में 100 मार्क्स का उसको पूछना है आपको, और आपने जहां सोचा कि ये छोड़ूं, वो आपको कंपलसरी क्वेश्चन में वेलकम करेगा कि स्वागत है आपका, आइए। तो और आप हो वो जो पहली बार जाकर डोर नॉक करोगे, नई घोड़ी नया दाम। हेलो, तो बिवेयर ऑफ इट, आपको थोड़ा सजग रहना है, ध्यान रहे कहीं आप प्रयोग के चूहे न बन जाए। यू आर नॉट गिनी पिग्स, और बहुत क्लियरली ध्यान रखना। तो वेरी सिंपल, क्या ये आदमी क्या करा रहा है, पहले आया खिलवाई कर रहा था, फिर आया ये बातें कर दी उटपटांग टाइप की। सो व्हाट एग्जैक्टली ही इज गोइंग टू डू, अरे बेबी रुक, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें। और अब शुरू करते हैं। आप मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, जैसे नाटा सर के लिए आपने सम्मान पूर्वक एक कॉपी बनाई है, थोड़ा सा कम कर लेना भले ही, लेकिन कॉपी अलग जरूर बनाना। 2-4 पन्ने कम सम्मान देना, मेरे को देना पड़ेगा। बन गई कॉपी, बहुत बढ़िया। आइए चालू करते हैं एक बैच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मेरे साथ। मैं बकबक में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, जो भी है मेरी कॉपी में होगा, और यही कॉपी आखिरी तक एग्जाम हॉल में आपके साथ जाएगी। जैसा बिजनेस लॉ की कॉपी आपने आखिरी तक पढ़ी थी, सब कुछ कर लेने के बाद, सबके सुन लेने के बाद, सारे प्रयास कर लेने के बाद, 5 कलर के 5 नोट्स को एक एक बार पढ़ने की बजाय मेरी एक कॉपी को 5 बार पढ़ लेना, तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। इसलिए चुपचाप, मेरी गारंटी वॉइड है, ये बता दूं पहली बार जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो, मेरी गारंटी पास कराने की वॉइड है अगर आपने मेरे सॉफ्टवेयर के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर से कोई और प्रोग्रामिंग करी। बहुत क्लियर है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसी पर यकीन करना होगा। 30 साल तक बादशाहत कायम नाटा एकेडमी ऐसे ही नहीं रख रही है, कुछ तो होगा। कितना बेवकूफ बनाएंगे आदमी को, बताओ। 30 साल तक बेवकूफ बनाएंगे क्या? और बेवकूफ बनाना है तो कुछ लुभावने
वो भी डालना पड़ेंगे मार्केट के अंदर, जुमले वो भी नहीं डाले, फिर भी तुम इतने हो, तो कुछ तो होगा कि माँ बाप जो सीए बन के गए उनने भी भेजा। आधे लोगों को तो बोल दिया था बुढ़े टुड्डे हो गए, वो तो क्या पढ़ाते होंगे। अब देखो लाठी टिक के नाटा सर आते, और मैं तो अभी वैसाखी के सहारे आया। नालायक लोग, क्या मालूम क्या क्या फैला रखी है हमारे बारे में पूरे मार्केट में। मतलब कुछ हमारे ही बच्चे बोलते सर आप अभी पढ़ा रहे हो क्या? मैंने कहा आके देख, 8:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक मैं यही हूं। 5 बैच मेरी फाउंडेशन की लग रही, 3 बैच लग रही है। लोग बोल रहे हैं उन लोगों ने तो पढ़ाना बंद कर दिया, नाटा अकेडमी तो बंद हो गई। बताओ मतलब कोई आदमी। नाटा सर को मैंने बोला कुछ करो यार, तो नाटा सर बोले लो अभी करते। उन्होंने लो पूरी रोड पे नाटा नाटा लगा डाला सबको। बोले हम हैं जिंदा, चिंता नहीं करना हम हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो एक वर्ड है गैप, जिसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? व्हाट यू मीन बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल? मतलब ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको सामान्यतः वर्ल्ड ने मान्यता दे रखी। अब ये गैप्स जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंटरनेशनल गैप्स और एक होते हैं इंडियन गैप्स। इंटरनेशनल गैप्स में भी 2 तरीके के इंटरनेशनल गैप्स होते हैं। एक होते हैं IAS और एक होते हैं IFRS। IAS मतलब ओल्ड सीरीज और IFRS मतलब न्यू सीरीज। वेब सीरीज नहीं, ओल्ड सीरीज एंड न्यू सीरीज। ओल्ड सीरीज किसने इशू की थी? IASC ने। ये कौन इशू कर रहा है? IASB इशू कर रहा है। इंडियन गैप्स भी कितने टाइप के हो गए बाबू? 2। एक हो गए इंड एस और एक हो गए एस। इंड एस मतलब इंडियन वर्जन ऑफ IAS एंड IFRS, यानी कन्वर्ज्ड। और एस क्या है? ओल्ड सीरीज issued by ASB of ICAI। और ये कौन इशू कर रहा है बाबू? ये भी कौन इशू कर रहा है? न्यू सीरीज बाय ASB of ICAI है। ICAI का ASB इशू करता है क्या? हाँ। जो बोलते हैं ना कि CFA करो, ACCA करो, ग्लोबल, उनसे पूछना जाके कि ग्लोबल कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना जो तेरे इंस्टीट्यूट ने बनाया और जिसको सरकार ने मान्यता दी हो, है क्या? नहीं। निकल ले, आगे बढ़े। एक्सीडेंटली ही सही, आप बहुत सही जगह आ गए हो।
कुछ लोगों का प्लान्ड कैरियर है, कुछ लोगों का कॉपीड कैरियर है, कुछ लोगों का फॉलोड कैरियर है। तीन तरीके के लोग यहां बैठे हैं। एक जो शुरू से सीए बनना चाहते थे, एक इसलिए सीए बनना चाहते हैं क्योंकि अब ये कर रहा और ये हो जाएगा तो मैं भी कर लेता हूं, और एक चूंकि वो कर रही है तो मेरे को तो करना ही है। नाउ इंटरनेशनल गैप्स एंड इंडियन गैप्स, हेडिंग बता दीजिए। ओहो गजब ढीले हो यार। खिड़की का पर्दा बंद करो, सामने वाली को देखना बंद करो तो यहां पे काम होएगा। फोकस इधर होना चाहिए। नाउ घूम फिर के आए कहीं से भी, बोले क्या चल रहा है, ओए हेडिंग बता दे फटाफट। जी मालिक देख लो। चलिए, हाउ रूड ही इज। यस आई एम लाइक दैट ओनली, एंड समटाइम राउडी ऑल्सो। इसीलिए तो ऑल द बेस्ट बोला था, नहीं बताए के लिए ऑल द बेस्ट बोला मैंने। चलिए, सो ज्यादा टेंशन दिखा रहा है, दिखा नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है। इंटरनेशनल गैप्स एंड इंडियन गैप्स, इंडियन गैप्स और IFRS समझ में आ गए। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था दो वर्ड, एक था अडॉप्शन और एक था कन्वर्जेंस। अडॉप्शन का मतलब एडॉप्टिंग एज इट इज एड वर्बेटिम। एड वर्बेटिम ये क्या होता है? Word to word as it is. And convergence means few divergence from international standard. few बोला है मैंने बाबूजी, few। नी पटनी छोरी इससे, तेरे को इतनी तमीज नहीं है कि तेरे बकबक से छोरी देख देख के हंस रही, क्या हंस के देख रही, पहले ये देख जोकर। नाउ एडॉप्शन एंड कन्वर्जन, कुछ नहीं होना है। आओ बाबूजी इधर चलते हैं। अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्टिंग एज इट इज एड वर्बेटिम। ये आदमी तो यार कुछ तो भी है यार, ऐसा बोल रहे हैं आपने। रुक और बताता हूं। फ्यू डाइवर्जन फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मैंने भी इंटरनल लिख लिया सर, नहीं नहीं इंटरनेशनल है भाई। तो डाइवर्जन अगर होंगे तो क्या होगा? इफ देर इज अ डाइवर्जन देन इट वुड बी एक्सेप्टेबल विद इन नॉर्म्स। ऐसा नहीं कि सारे के सारे डाइवर्जन कर देंगे, तो दे आर नोन एज कन्वर्जन। बात अभी शुरू हुई है, अभी अपने को कितनी टर्म पता लगी जरा उसकी एक लिस्ट बना ले कि हाँ भेजे में इतनी उतरी, गैप हाँ कि ना, IASC क्लियर। अब कान तो हैं, बातें करे जा रहे बस बहानेबाज लोग। ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, ये लो चलो। अब हाँ बाबू, गैप हो गया। IASC, IASB, IAS, IFRS, कन्वर्जन, कन्वर्जेंस है। वहां भी कन्वर्जेंसी लिखा है ना अपन ने, कन्वर्जेंसी लिखा ना। एंड देन अडॉप्शन। उसके बाद
नेशनल गैप भी आ गया अपने को समझ में, और इंटरनेशनल गैप भी अपने को समझ में आ गया। ये किसको समझ में आया? ऐसे ये बोले जा रहा है ये आ गया, मेरे को तो नहीं आया। बेटा तू बहुत बड़े मकसद के लिए दुनिया में पैदा हुआ बेटा, तू ये सब सीए करने कहां आया? ना हो पाएगा तुझसे। तेरा मकसद बहुत बड़ा है, तू बनेगा सीए का बाप, क्योंकि तेरे से तो हो नहीं पाया, बच्चों से ही करवाएगा। चलिए तू कहां आया बेटा? गैप। अब इसका मतलब आप ये मत सोचना कि आपके पापा मम्मी आपको सीए क्यों करवा रहे हैं ना। तो इतनी चीजें हो गई, अभी आगे बढ़ू। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ये कुछ नहीं आएगा। सवाल समझने के लिए इतना भेजे में डालना जरूरी था, ये थोड़ी आएगा एग्जाम में। कन्हैया आगे बढ़ू, तू हां करेगा तो ही आगे बढ़ूंगा। तेरी हां मतलब सबकी हां, और तेरी हां के बाद अगर किसी ने ना की, मैंने उसको क्लास से निकाला, तो तू सोच समझ के हां करियो, नहीं तो पता चला क्लास खाली होगी। कन्हैया मेरा बेंचमार्क है। अगर कन्हैया ने सेट, कन्हैया से मेरी वेवलेंथ एकदम सेट है, फाउंडेशन में भी एकदम सेट थी, कन्हैया को समझ में आ गया मतलब सबको समझ में आ गया, बात खत्म। चलिए अब गैप, आईएएससी, आईएएसबी, आईएएस, आईएफआरएस, कन्वर्जेंस, अडॉप्शन, नेशनल गैप, इंटरनेशनल गैप। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भारत में जो एंटिटीज होती हैं वो कौन होती है? तो भाई साहब, एक होती है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है एलएलपी, एक होती है कंपनी, एक होती है सोसाइटी, एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक होता है ट्रस्ट। बहुत सारे होते हैं। देर आर सो मेनी एंटिटीज। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं। इतने सारे लोगों को सेवाएं देनी पड़ती हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिलकर, और इतने सब लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 15 लाख कंपनियां हैं उन्हीं को सेवाएं देनी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्कोप नहीं है। लपड़ मारो अपने आप को दो भाई साहब, इतने सारे लोग हैं जिनको सेवाएं देनी है। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, और भी है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सब है, सबको अकाउंटिंग करनी, सबके अकाउंटिंग के लिए गैप्स। तो प्रोप्राइटरशिप पे तो नॉर्मली लगते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पार्टनरशिप पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, एलएलपी पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, बड़ी कंपनियों पर इंड एएस लगते हैं, और नॉर्मल कंपनीज पर क्या लगते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इन सब पर अभी क्या लगते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनका रोड मैप आ रहा है बैंक का, इंश्योरेंस का और एनबीएफसी का। इनके रोड मैप भी आ रहे हैं। सूनर और लेटर दे विल बी कंप्लाइंग विद द इंड एएस, बट जब तक इंड एएस नहीं लग रहे, एएस तो लगी रहे। यानी इंड एएस अभी जो है वो प्राइमरी स्टेज में है, 2017 से ही लगना शुरू हुआ है। तो अभी 2017-2018 के बाद 2 साल तो डिलीट ही हो गए थे, तो वो 2 साल के बाद अभी इंड एएस आने आया है। तो अब आपके कोर्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है
उनको लाइटली मत लेना, क्योंकि इस वक्त भारत में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके 80% में वही लग रहा है जो हम पढ़ रहे हैं इंटर में। और इंटर में जब आप ये पढ़ रहे हो तो फाइनल में जब इनके पप्पा को पढ़ोगे जिसको कहते हैं इंड एस, तो दे आर 2.0, दिस इज 1.0, दैट इज 2.0, नो much difference, hardly 20 to 25% difference, and some of the accounting standard no difference. Are you getting me? जितना डेप्थ में और लॉजिक के साथ यहां पढ़ोगे उतना वहां काम आएगा। गॉट इट? ये फाइनल का बेस बन रहा है, तो ध्यान रखें। और दूसरी बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का मौका जिंदगी आपको नहीं देगी, ये एक ही बार है। ऐसा नहीं कि फाइनल में बाकी बचे हुए पढ़ लेंगे, सारे यहीं पढ़ना है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे यहीं आ गए, पिछले कोर्स तक डिफरेंट था, अब सारा ही आपको यहां आया, तो यू हैव नो चॉइस एट ऑल, आपको सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पढ़ने। सो बहुत फोकस के साथ। क्या ऐसी कोई एंटिटीज हैं जिन पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना लगते हो? लेट अस अंडरस्टैंड, समझते हैं। एक मिनट, अभी पहले अपन हैं किस पर? पार्ट ए पर। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या लिख रहा है बे यार, इसको एक तो समझाओ यार, ऊपर क्यों लिख देता है यार, समझ में नहीं आता यार। बहुत परेशान आत्मा है ये, जो भी है भयंकर। अरे भगवान, हटाओ अलग। ले भैया, यहां लिख देता हूं, आत्मा को शांति मिलेगी। पार्ट ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या यार, मतलब इसकी क्लास में अपन कुछ बोल ही नहीं सकते? बिल्कुल, मैं ही बोलता हूं, तू बोल के देख, फिर मैं बताता हूं। नाउ पार्ट ए, मेरी क्लास का सीधा सा रूल है, मन चाहा बोलो, अनचाहा सुनो। आगे बढ़े, वेरी गुड। पार्ट ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। So it's very simple. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बात आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू किए, तो अब आप सब लोग बता दोगे मुझको कि ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कितने इशू किए? 1 से लेकर 5 तक, 7 से लेकर नहीं 7 तक, फिर 9 से लेकर के 29 तक। ये क्या लिख रहा है बे? अरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कहां गया? स्वर्गीय हो गया। 7वां आया, 8वां स्वर्गीय हो गया 2004 में। 9 से लेके 29 तक आपके पास फिर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो कुल मिलाकर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए? 27 है क्या? देख लो यार, हिसाब से लगा लो, है 27। बढ़िया। क्यों बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंग्लिश की ग्रामर क्यों बनाई? Sorry, why we have English grammar with us? इंग्लिश की ग्रामर क्यों है? अरे क्यों, क्या है? सब्जेक्ट था, हमको पूछ पूछ के फेल करना था, इसलिए स्कूल में डाल दिया। आगे बढ़ो। नहीं भैया, इंग्लिश की ग्रामर इंग्लिश की लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन था, तो अकाउंटिंग भी लैंग्वेज है बिजनेस की।
अब इसमें मुंह बनाने की क्या जरूरत है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है या नहीं? तो फिर इस लैंग्वेज का भी तो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, और वही स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गुड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके पास आए हैं 27, वो किन किन टॉपिक्स पर आए हैं? तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज कैसे करना, तो AS1 इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS2 बोलता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना। AS3 बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना। AS4 बोलता है कॉन्टिजेंसीज इन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की अकाउंटिंग कैसे करना। AS5 बोलता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे डील करेंगे। AS7 बोलता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी। AS9 बोलता है एक बंदा रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। AS10 बोलता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। AS11 बोलता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। AS12 बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। AS13 बोलता है इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। AS14 बोलता है अमलगमेशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। AS15 बोलता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं एम्प्लॉइज को उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। AS16 बोलता है इतने सारे लोन ले रखे हैं बोरोइंग कॉस्ट इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। AS17 बोलता है कि भाई एक बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, इनकी सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे होगी। AS18 बोलता है भाई रिलेटेड पार्टीज के बीच में भी ट्रांजैक्शन होते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर, इनको कैसे डिस्क्लोज करोगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड पार्टी। AS19 बोलता है लीज हायर परचेज की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। AS20 बोलता है कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। AS21 बोलता है कि होल्डिंग और सब्सिडी का कंसोलिडेशन कैसे करेंगे। AS22 बोलता है कि इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। AS23 बोलता है एसोसिएट की अकाउंटिंग कंसोलिडेशन कैसे करेंगे। AS24 बोलता है मान लो हमारा एक बिजनेस ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। AS25 बोलता है भैया क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। AS26 बोलता है इंटेंजिबल्स की अकाउंटिंग कैसे होगी। AS27 बोलता है जॉइंट वेंचर का कंसोलिडेशन कैसे होगा। AS28 बोलता है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स कैसे होता है। और AS29 बोलता है प्रोविजन कैसे बनेंगे। तो 27 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको आपको सबको मेरे साथ डील करना है। और आज का दिन है, और जिस दिन ये बैच खत्म होगी उस दिन ये 29 के 27 से 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम नंबर सहित बिना अलग से मेहनत किए आपके दिमाग में डाउनलोड होंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अरे तुम पे कौन विश्वास करे, मत करो, मैंने दे दी, आप मत लो गारंटी, मुझे क्या करना। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होंगे, मैं बैठा हूं, मैं ही सब याद कराऊंगा। और ये तो अभी ये है, फिर ऑडिट चालू करूंगा, वो तो एक अलग ही खेला है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट। एस पढ़ लो रे, इससे ऑडिट तो देखेंगे, अभी तो भयंकर लग रहा है यार, सोच लो आराम से, अभी 2 महीने पढ़ा रहा हूं एस, वैसे ठीक है देख लेना। सो इंपॉर्टेंट इज अरे पिछली बार की बात है ना, कम से कम 19 स्टूडेंट थे, देवर सेइंग ऑडिट शुरू करो, ऑडिट शुरू करो, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं ऑडिट शुरू करूंगा जब आपका ही हो जाएगा, नहीं माने वो, पेन ड्राइव ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, वहां से लेंगे, सब लेके बैठ गए। अब 19 में से 12 सिर्फ एक ग्रुप पे आ गए, दूसरा ग्रुप भी जो की एग्जाम भी नहीं दे रहे, बचे 7 इधर उधर घूम रहे, समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनको पकड़ के बैठा है कि अब ये देखो, ये समझ लो, तो जिसको भी लगाना है लगाओ, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम टेंशन मत लो, पैसे बिगाड़ने का सो के बिगाड़ो, आओगे मेरे ही पास। लेट्स स्टार्ट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IASB ने इशू किए 27, सारे टॉपिक आपको याद होना चाहिए, सारे नंबर आपको याद होना चाहिए, कुछ पैराग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। अब तुम तरुण सर को याद करेगा, तुम्हारे वो अलग अपन अलग, वो परफेक्ट आदमी भाई, अपन अलग है, वो तो भगवान की तरफ से उतारा हुआ सीधा साधा परफेक्ट आदमी, अपन उसकी जोड़ में कहीं लगते ही नहीं। अपन तो अपने गांव ठेली
तरीके की याद करेंगे, अपन याद कर लेंगे, उधर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना। वो ऐसे लोग हैं जो ऊपर से सीधे उतारे गए, भगवान ने पहले उनके ऊपर सीए लिखा फिर नीचे उतारा। ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं। उसको तो मैं जब पढ़ाता था तब से मेरे को मालूम था कि ये सीए ही बनेगा, क्योंकि और कुछ बन भी नहीं सकता था वो। तो जब से पढ़ा रहा हूं तरुण को तब से मैं देख रहा हूं उसको, उतना सीधा मुन्ना बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा आज भी। मतलब ऐसा लगता है घर से तैयार करके किसी ने भेजा। वो बचपन से ही ऐसा है, तो ऐसे एकदम ऐसा लगता है घर से एक भाभी ने तैयार करके भेजाओ जाओ। लेट्स मूव। बिल्कुल टिप टॉप क्रीज ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम, कभी दाढ़ी बड़ी हुई नहीं मिलेगी आपको, कभी हेयर ऐसे जबरीले नहीं मिले। अरे हमको देखो कहीं से भी उठ के आ जाते हैं। चलिए अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे, सबसे पहली बात उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी का क्या सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब पे लग जाएंगे? हाँ, अब ये भी बड़ी बात है कि भैया ये 27 के 27 राक्षस हर कंपनी पे लगेंगे क्या? हर एंटिटी पे लगेंगे क्या? तो भाई इन 27 राक्षसों को लगाने के लिए पहले तो अपन दो भाग करते हैं। एक कहलाता है नॉन कंपनीज और एक कहलाएंगी कंपनीज। अच्छा, नॉन कंपनीज पे क्या पूरे 27 स्टैंडर्ड एज इट इज लग जाएंगे? नहीं बाबू, सब पर नहीं ना लगेंगे। तो फिर हमने 4 लेवल बना रखे हैं। लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी, लेवल 4 एंटिटी। और यहां पर हमने बाबू 2 तरीके की कंपनियां बना रखी हैं। एक स्मॉल कंपनी और एक अदर कंपनी। अदर बिग कंपनी। अदर बिग कंपनी में भी बाबू 2 हैं। अरे थोड़ा सा नीचे दिखा दो यार, यहाँ तो ऐसा कर दो यार, दिख नहीं रहा है। झूम कर दोगे क्या? ले झूम ले। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लिख लिया। गुड। इधर आ, कंपनीज में 2, स्मॉल एंड अदर बिग कंपनी। अदर बिग कंपनी के 2 बच्चे। Can anybody tell me what he is teaching? Is just making these trees and trees and trees and not teaching any concept. Baby, concept आएगा, रुक जा भी। Don't worry. और जो बेबी बाबू के पास बैठी हो, अगर वो ऐसी बात कर देती तो बाबू मेरे को ऐसा देखता कि यही आदमी जो मेरी बेबी को बोर कर रहा है। कृपया जो लड़कियां लड़कों के साथ बैठी ये बिल्कुल ना बोलें कि मैं बोर हो रही हूं, नहीं तो वो जो आपके पड़ोस में बैठा है ना आदमी, वो मेरे को एकदम दुश्मन बन जाता है। चले आगे। चलिए, वैसे इस क्लास में अभी तक मुझे ऐसा कोई दृष्टिगोचर हुए नहीं, वो तो अलग ही रहते हैं लोग। हाँ, वो तो लोग ही अलग होते हैं। बेबी नीचे जाती है, बाबू जो है वो बॉटल लेकर के पानी भरने जाता है। मतलब बेबी आगे आगे, बाबू पीछे पीछे बॉटल लेके। मतलब बेबी इतना भी कष्ट नहीं करती कि वो बॉटल नीचे से भर के ले आए। ओ गॉड, सेवा में सेवादार। आइए, एप्लीकेबिलिटी के 2 पार्ट। आप पहले क्यों नहीं आए यार सर? यहाँ सब जोड़े बन गए और अब आप आ रहे हो।
नॉन कंपनीज एंड कंपनीज। नॉन कंपनीज के कितने? 4, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल, और कंपनीज के 2, एक स्मॉल एंड एक अदर। वेरी गुड। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 को कुछ रिलैक्सेशन दे दिए हैं कि आप भाई साहब कुछ रिलैक्सेशन दिए, रिलैक्सेशन फ्रॉम सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और डिस्क्लोजर। कुछ डिस्क्लोजर दे, कुछ रिलैक्सेशन दे दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या डिस्क्लोजर से। इसी तरीके से स्मॉल कंपनी को यहां पर क्या दे दिए हैं? रिलैक्सेशन फ्रॉम सम एएस और डिस्क्लोजर। कई बार एएस से छूट नहीं मिलती है, लेकिन एएस के अंदर कुछ डिस्क्लोजर से छूट मिल जाती है, पर मिल जाती है। मैं अभी आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं, जो मैं पढ़ाने वाला हूं अगले इस पूरे वीक, ये उसका ओवरव्यू चल रहा है कि अपने को अभी कहां कहां घुस घुस के पढ़ना है, अपन उसकी लिस्ट बना रहे हैं। तो पार्ट ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कंपनीज पे भी लगते हैं और कंपनीज पे भी लगते हैं ना। बिल्कुल ये दिमाग से निकाल देना कि कंपनीज पे इंड एएस लगते हैं। सभी कंपनीज पे इंड एएस नहीं लगते। स्मॉल कंपनी पे तो आज भी क्या लगते हैं? एएस। और कुछ कंपनियों पर क्या लगते हैं? इंड एएस, उन पर लगते हैं। और जिन कंपनियों पर इंड एएस नहीं लगते उन पर क्या लगते हैं फिर? एस, वो भी ऑल। मतलब कंपनीज में भी 2 कैटेगरी हो, 3 कैटेगरी होगी रादर। एक तो स्मॉल कंपनी जिन पे सीधे क्या लगेंगे? एस। और एक बिग कंपनी, बिग में भी एक बहुत बड़ी और एक बड़ी। जो बहुत बड़ी है उस पर क्या लग रहे हैं? इंड एस। जो बड़ी है उस पर क्या लग रहे हैं? ए। ये माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है, किस किस पे क्या क्या लग रहा है। गॉट इट? कौन क्या बना रहा है, कौन क्या किस पे लग रहा है, पहले ये पता नहीं होगा तो अपन मॉड्यूल का पहला पेज भी नहीं खोल सकते। सो ये हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी। इसी तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हमने बोला इंड एएस। इंड एएस किन पर लग रहे हैं? तो वो लग रहे हैं कुछ थोड़ी सी कंपनियों पे, और बाकी पर अभी लगना बाकी है। तो ठीक है, वो भी अपन देख लेंगे। अब हम आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पे वापस। अरे इसका टाइम कितने बजे तक का यार? 4:30 के पहले नहीं जाऊंगा। आओ। क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए भाई साहब? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं भाइयों? इधर देखना है। बाकी टीचर अलग, ये अलग आदमी है। ये तो साला सारा अटेंशन अपनी तरफ चाहता, भयंकर अटेंशन सीकर हूं मैं, और मेरा ईगो हर्ट हो जाता है जब वो कोई आदमी मेरी तरफ से ध्यान हटा के अड़ोसी उड़ोसी लगाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीन्स रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्यों बनाए? किसने बनाए? विथ सपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। क्यों बनाए? फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अपन जरा एक्टिव वॉइस में पढ़े ना। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। इसको हटावा लग, इन स्लाइडों से अगर पढ़ लिया होता तो फिर क्या बात थी। अब जरा समझते हैं कि भाई साहब जीवन में 2 चीजें घटती हैं, जो चीजें होती हैं। एक होती है ट्रांजैक्शन और दूसरे होते हैं इवेंट्स। इन्हीं की अकाउंटिंग होती है। अरे यार अब होती यार, ये तो टीडीएस है साला, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आहा,
डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? कौन पूछ रहा है ये? राज, नाम तो सुना होगा। तो मेरे राज, डिस्क्लोजर का मतलब होता है प्रकटीकरण या खुलासा। कहां होता है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एक्सप्लेन करते हो, डिस्क्लोज करते हो, प्रकट करते हो, उसे डिस्क्लोजर कहते हो। सो अकाउंटिंग कितनी चीजों की होती है? दो। पहली, दूसरा, इन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के चार पहलू होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट के चार पहलू होते हैं। पहला होता है रिकॉग्निशन, दूसरा होता है मेजरमेंट, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन और चौथा होता है डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग किसकी करते हो? ट्रांजैक्शन की। और जब अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग करने के लिए चार एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है रिकॉग्निशन, एक होता है मेजरमेंट, एक होता है प्रेजेंटेशन और एक होता है डिस्क्लोजर। समझते हैं? मान लो सेल हुई। अब सेल होना एक इवेंट है कि ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन। आपने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, ट्रांजैक्शन भी है और अपने आप में एक इवेंट भी है कि भाई हमने फिक्स्ड ली है। आग लग जाना इवेंट है, एसेट का नष्ट हो जाना इवेंट है, उसको हम इवेंट कहते हैं। तो सेम वे एक नया बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बड़ा इवेंट हमारा, ठीक है, दैट कैन बी दैट। पब्लिक इशू आया, दैट कैन बी एन इवेंट। तो मोटा मोटी दो चीजें होती, एक होता है इवेंट और एक होता है ट्रांजैक्शन। इन दोनों की अकाउंटिंग के अंदर चार एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है रिकॉग्निशन। जैसे सेल हुई, सबसे पहली बात कि मैं सेल को सेल रिकॉर्ड करूं, पहले मुझे ये तो बताओ कि सेल हुई भी है कि नहीं हुई है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे मत देखो बे, नहीं पढ़ के आए हो तो भी भाव ऐसे मत आने दो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सबने पढ़ा है। उसमें हमने कहा था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल तब मानते हैं जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाती है। फिजिकली गुड्स किसी के भी पास है तो इट डजंट मीन कि सेल हुई है। सेल तब मानी जाती है जब प्रॉपर्टी इन गुड्स, अब मान लीजिए प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई तो सेल है, और प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई तो सेल नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस भी था। चलो छोड़ो, मान लीजिए आपने, मैंने आपको ये मोबाइल भेजा, मैं मोबाइल शॉप वाला, मैंने आपको ये मोबाइल भेज दिया, पर मैंने कहा भाई एक मिनट रुक जाओ, मुझे अभी है ना इसका डेटा ट्रांसफर करना है, 3 दिन बाद ले जाना। तो अब मुझे बताओ प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होगी? आज के 3 दिन बाद। 3 दिन बाद, यानी सेल कब बुक होगी? यानी मैं रिकॉग्निशन ऑफ इनकम किस दिन करूं? आज कॉन्ट्रैक्ट करते समय या 3 दिन बाद? मुझे खुद सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने बोला हुआ है कि क्या तेरे गुड्स रेडी टू डिलीवर है? मैंने कहा नहीं, रेडी टू डिलीवर नहीं, इस पे काम करना बाकी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी फिर जब 3 दिन बाद। तो भाई साहब मुझे रिकॉग्निशन कब करना है? 3 दिन बाद। तो सबसे पहले तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई पहले ये डिसाइड कर, रिकॉग्नाइज करना कि नहीं करना। सेल कब रिकॉग्नाइज करूं? मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे बताएगा कि सेल कब रिकॉग्नाइज कर। इसको इन्वेंट्री मानूं कि नहीं मानूं? मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा इन्वेंट्री मानो मत मानो। अभी नाटा सर AS2 पढ़ा रहे हैं,
पढ़ा दिया, पढ़ाते समय आपको बताया था कितनी चीजें इन्वेंट्री है, 3 चीजें, और कुछ चीजें इन्वेंट्री है ही नहीं। कुछ चीजों को उन्होंने बोला था ये इन्वेंट्री नहीं है, तो किसी को मानना कि ये इन्वेंट्री और किसी को मानना कि इन्वेंट्री नहीं है, यही तो रिकॉग्निशन है। ये तमीज भी तो होनी चाहिए ना कि किसको इन्वेस्टमेंट कहते, किसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, किसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते, किसको नहीं कहते। हेलो, तो ये तमीज आप जब सीख रहे हो कि क्या क्या है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। ये असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, फिर अगर एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम है तो कैपिटल इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, असेट है तो बहुत सारी चीजें हैं। दैट इज कॉल्ड पहचानना, जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। और बोले एस 2 लगा दो, अबे कहां से लगा दो, पहले ये तो बता इन्वेंट्री है कि नहीं है, हाँ तो लगा, दैट्स कॉल्ड रिकॉग्निशन। अब अगर है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, उसे क्या कहेंगे, मेजर। फिर नाटा सर ने आपको बताया, देखो ये इन्वेंट्री है, इसकी रिकॉर्डिंग होगी कॉस्ट एंड रियलाइजेबल नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे। तो अब ये प्रिंसिपल हो गया मेजरमेंट का। फिर और उसके अंदर उतरेगा, अरे भैया मेजरमेंट कर रहे हो कॉस्ट, तो कॉस्ट के अंदर 3 चीजें, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। फिर और अंदर घुसे कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या क्या है, फिर उन्होंने बोला नहीं कैश डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर तुम और अंदर उतरे कि भैया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, तो बोले फिक्स एसेट्स, फिक्स ओवरहेड का लोकेशन करो नॉर्मल कैपेसिटी से एक्चुअल कैपेसिटी से। फिर और अंदर उतरे ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट घुस गए। तो अब यही सब क्या है, दीज वर ऑल प्रिंसिपल विच आर डिस्क्राइबिंग व्हाट, मेजरमेंट। फिर और अंदर घुसे पे आपको बोला फीफो वेटेड एवरेज लो, उसके अलावा तीसरा नहीं लेना। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। किस बात का, हाउ टू मेजर, मेजरमेंट का भी क्या हो रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद आपको बताया था कि देखो बेटा इन्वेंट्री को करंट असेट में दिखाना है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेजेंटेशन। और बेटा नोट्स टू द अकाउंट्स में दिखाना है, रॉ मटेरियल को कितनी वैल्यू पर, किस बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, डब्ल्यूआईपी को किस बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, फिनिश गुड्स को किस बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर आपको एक एक्सेप्शन भी दिया था पैराग्राफ 24 में नाटा सर ने, कि रॉ मटेरियल शुड नॉट बी रिटन डाउन टू इट्स net realizable value if the raw material which is being used in the particular product can be sold at or above cost, बताया था। हाँ, पैराग्राफ 24-25 के अंदर आपको डिस्क्राइब किया गया है वहां पे, तो बहुत क्लियर है। तो ये क्या कहलाता है कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिलेगा। 10 हो गया क्या, चल रहा है। 10 में भी तो सर ने पहले बताया कि बोले कौन पीपी, और बोले बेरर प्लांट पीपी है कि नहीं है, मैं बता रहा हूं। वो चालू हुए थे कि बोले दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एसेट अदर देन बेरर प्लांट एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने बताया बायोलॉजिकल एसेट क्या होती है, फिर बेरर प्लांट क्या होता है, फिर बेरर प्लांट पे लगता है, इस पे नहीं लगता है, ढेर सारे एक्सेप्शन उसके। तो दे आर व्हाट, रिकॉग्निशन। कौन पीपी है, कौन पीपी नहीं है। उसके बाद मेजर कैसे करें, बोलो हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब वो पढ़ा रहे होंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन कौन सी होती है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड एसेट हो तो क्या, इन एक्सचेंज ऑफ एसेट लिया हो तो क्या, कमर्शियल सब्सटेंस हो तो क्या, नहीं हो तो क्या, दैट इज ऑल व्हाट, मेजरमेंट। फिर थोड़ी देर बाद बताएंगे देखो देखो इसमें से डेप्रिसिएशन अलग निकाल के दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रेजेंटेशन। फिर बोलेंगे आखिरी में नोट्स टू द अकाउंट्स में अपन ये सब डिस्क्लोज करेंगे, दे आर नोन। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पॉइंट कवर कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बाकी की बात करेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।